हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, द नेक्स्ट थ्योरी इज हिस्टोजन थ्योरी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे हमेशा एक वीडियो के अंदर कहती हूँ कि बच्चों हमेशा कमेंट ज़रूर करिए जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा सा और बेटर आप लोगों को समझा पाऊंगी। हम लोगों ने इससे पहले मेरिस्टेमेटिक थ्योरीज पढ़ी थी, है ना। और मेरिस्टेमेटिक थ्योरी में हमने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी, जहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों से कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो है वो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब एक बच्चे ने मेरे वीडियो के अंदर कमेंट किया था कि मैम पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होते हैं, या परिणत या अपरिणत विभाजन क्या होते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस बच्चे को जिसने ये क्वेश्चन पूछा। ताकि अगर क्लास में कोई एक बच्चा भी क्वेश्चन पूछता है तो उससे ताकि और बच्चे जो हैं वो उनको भी बेनिफिट होता है। सो प्लीज डू कमेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। चलिए अब हम पहले बात करते हैं, कुछ भी समझाने से पहले आज मैं पहले आपको बताती हूँ पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन के बारे में। पेरिक्लाइनल डिवीजन और एक हो गया आपका एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है समझिए। इसको हम बोलते हैं परिणत विभाजन और इसको हम बोलते हैं अपरिणत विभाजन। ठीक है, परिणत विभाजन क्या होता है समझिए। अब इस चीज को देखो, मैं यहां पे लिख रही हूं परिणत यानी कि पेरिक्लाइनल और अपरिणत यानी कि एंटीक्लाइनल। क्लास समझिए, ये जो है मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे अब सबसे पहले लेयर कौन सी होती है आप लोग जानते हो ना, एपिडर्मिस। सबसे पहले वाली लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। अब अगर जो विभाजन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, यानी कि क्या बन रही है, इस तरह से कोशिका की रोज बन रही है। क्लियर, अगर कोशिका की इस तरह से रोज बन रही है, आई रिपीट, एक लेयर है उसके बाद एक और लेयर बनी, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। अगर आप वो पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, तो आप जब भी वर्ड पढ़ते हो तो उसमें आता है ना एक ऑप्शन आता है ऐड रोज एंड ऐड कॉलम्स। तो एक जैसी अगर यहाँ पे क्या बनती जा रही है, रोज बनती जा रही है, इस तरह से यहाँ पे विभाजन होता जा रहा है। तो इस तरह का विभाजन क्या कहलाता है, परिणत यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाता है। क्लियर है ये चीज पक्का कि भाई एक विभाजन हो रहा है, ऊपर नीचे 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 इस तरह से एक लेयर बनती जा रही है, तो इस तरह का विभाजन क्या कहलाता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाता है। एंटीक्लाइनल के अंदर वो जो डिवीजन हो रहा है वो उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये कोशिका का फर्स्ट लेयर है ना, ये क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे विभाजन, चलो ऐसे विभाजन हुआ। अब यहाँ पे ये एक कोशिका थी, अब यहाँ पे ऐसे कॉलम बन गए। ठीक है, मतलब जो कोशिका थी वो इस तरह से, यानी कि बाकी कोशिकाएं, चलो मैंने मान ली कि जैसे कि मान लो ये सारी कोशिकाएं बन रही थी। चलिए इसको ऐसे समझा देती हूँ कि यहाँ पे ये सारी कोशिकाएं ऐसे बन रही थी। अब इसमें एक कोशिका का विभाजन जो है वो इस तरह से हो गया, मतलब रोज ना बन के क्या बन गए, कॉलम्स बन गए, है ना। इस तरह से यहाँ पे विभाजन अगर हो गया किसी कोशिकाओं का, और ये जो चल रहा है ये चल ही रहा है एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह का विभाजन जो परपेंडिकुलर हो, है ना, इस तरह से लंबवत विभाजन अगर हो रहा है तो ये वाला विभाजन क्या कहलाता है, अपरिणत विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिणत विभाजन। तो अभी जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वहां पे ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को यूजुअली कि मैडम आपने तो बता दिया कि परिणत विभाजन हो गया और अपरिणत विभाजन हो गया, या पेरिक्लाइनल हो गया या एंटीक्लाइनल हो गया। पेरिक्लाइनल का मतलब रोज, ठीक है, और एंटीक्लाइनल का मतलब क्या बन गया, कॉलम्स बन गए। ठीक है, तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है, एंटीक्लाइनल, और ये वाला विभाजन क्या कहलाता है, पेरिक्लाइनल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ मतलब ओवरऑल, तो फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं।
चलिए, तो आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे ऊतक जनन थ्योरी यानी कि हिस्टोजन थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो हिस्टोजन थ्योरी होती है ये क्या होती है और कैसे होती है, समझिए। हिस्टोजन थ्योरी का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इसको हम ऊतक जनन सिद्धांत भी बोलते हैं। पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था डरमन, है ना, इनका नाम था डरमन। 1947 के अंदर डरमन ने 1947 के अंदर 2-3 चीजें कही। उन्होंने ये कहा, इनसे पहले जो सिद्धांत आया था वो आया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी का। उन्होंने ये कहा कि ट्यूनिका कार्पस कहना ठीक नहीं है, मतलब इसको आप इस तरह से नहीं बोलते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने थोड़ा सा इस चीज को मॉडिफाइड कर दिया। मॉडिफाइड कैसे किया? उन्होंने ये कहा कि ना तो ट्यूनिका बोलो ना कार्पस बोलो, इनको बोलो, इनको प्राथमिक ऊतक जनित तंत्र, ठीक है। इनको क्या बोलो? प्राथमिक ऊतक जनित तंत्र, ठीक है। प्राथमिक ऊतक जनित तंत्र क्या होता है? यानी कि ये वो तंत्र है जो क्या बना रहा है, आगे जाके टिश्यूज बना रहा है। इसको हम ओवरऑल प्राइमरी हिस्टोजन लेयर से बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको प्राइमरी हिस्टोजन लेयर्स, ठीक है। इनको हमने प्राइमरी हिस्टोजन लेयर्स नाम दिया। तो जो ये प्राइमरी हिस्टोजन लेयर्स होती हैं, इन्हीं को ही इन्होंने आगे एक डिफ्रेंशिएट किया है 2-3 पार्ट्स के अंदर, जिनको आगे उन्होंने, अगर हम लोग बात करें कि आवर्त बीजियों के अंदर यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कैसे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं समझना। मेंटल लेयर यानी कि ऊपरी लेयर, ठीक है, ये होती है सेंट्रल मदर सेल जोन, ठीक है। फिर आती है कैम्बियम लाइक जोन, फिर आती है पेरिफेरल जोन, है ना। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये था कि इन्होंने एक, अगर हमको ये भी याद नहीं करना तो उन्होंने इसको एक बेसिक हिस्टोजन थ्योरी यानी कि L1, L2, L3, ठीक है। इन्होंने इसमें किस में बांटा है इसको? L1, L2, L3, L4, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। यानी कि जो ये मेंटल लेयर है, अपर लेयर जो है, ये वाली लेयर, ये लेयर क्या बनाएगी? आगे जाके एपिडर्मिस का डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। फिर नीचे वाली लेयर जो होगी वो आगे जाके सेंट्रल मदर सेल जोन क्या करेगी? आगे हाइपोडर्मिस बनाएगी। हाइपोडर्मिस के साथ साथ यहाँ पे ये कॉर्टेक्स भी बना सकती है। बाकी और बहुत सारे भी यहाँ पे जो क्या कहते हैं सेल्स जो होती हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैम्बियम लाइक जोन, ये क्या बनाता है? नेचुरल सी बात है, ये कैम्बियम बनाएगा। प्राकायदा ये आगे जाके किसका निर्माण करती है? जो आपके संवहन ऊतक जो होते हैं, यानी कि जो आपके फ्लोएम हो गया, आपका जाइलम हो गया, ये उनका डेवलपमेंट करेंगे। और बीच में बिल्कुल क्या आता है, जहाँ पे मध्य का क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? पेरिफेरल जोन नाम दिया। तो इन्होंने ये कहा कि भाई इस तरह से अलग अलग लेयर्स हैं जो आगे अलग अलग चीजों का डेवलपमेंट कर रही हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि जो L3 है, यानी कि जो ये L3 जोन है, इसी से ही आगे क्या डेवलपमेंट हो रहा है? आगे संवहन ऊतक डेवलपमेंट हो रहे हैं। L2 जो होती है, L2 से हाइपोडर्मिस बन रही है, वल्कुट बन रहा है। और L1 से क्या बन रहा है? अगर आप लोग देखोगे तो L1 से क्या बनेगा? एपिडर्मिस लेयर बनेगी। तो उन्होंने ये कहा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद में एक और सिद्धांत आता है जिसको हम एनियो सिद्धांत बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एनियो सिद्धांत पढ़ते हैं। क्लास। अब नेक्स्ट आता है आपका सिद्धांत एनियो प्रारंभिक तथा मेरिस्टेमिक डी एंटिटी सिद्धांत।
ये सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाइटोप्लेक्सी, फाइटोप्लेक्सी का मतलब होता है फ्लाइटोटैक्सी का मतलब होता है जहाँ पे हम पर्ण विन्यास या पर्णों के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी के अध्ययन से उन्होंने यहाँ पे इस चीज का अध्ययन निकाला कि भाई ठीक है, हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स को किस तरह से बांट सकते हैं, किस तरह से उनका आगे हम लोग किसी तरह से चीजों को आगे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने कोशिकाओं को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक तो हो गया केंद्रीय शीर्षस्थ सिद्धांत, सॉरी केंद्रीय शीर्षस्थ, अगर हम लोग बात करें केंद्रीय शीर्षस्थ क्षेत्र है ये, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, केंद्रीय शीर्षस्थ क्षेत्र। केंद्रीय शीर्षस्थ क्षेत्र जो होता है इसको हम सेंट्रल एपिकल जोन बोलते हैं, सेंट्रल एपिकल जोन। अब बेटा ये सेंट्रल एपिकल जोन का मतलब क्या हुआ, ये क्या काम कर रहा है। सेंट्रल एपिकल जोन, पहली इंपॉर्टेंट चीज, एपिकल का मतलब क्या होता है, एपिकल का मतलब होता है टिप वाला पार्ट। एपिकल का मतलब क्या हुआ, टिप वाला भाग हुआ। तो जो ये टिपिकल जो टिप वाला पार्ट जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, ट्यूनिकल कॉर्पस थ्योरी बताई थी। तो ट्यूनिकल कॉर्पस का जो इनिशियली पोर्शन जो है, जहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो जो डेवलपमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो किस में आता है, केंद्रीय शीर्षस्थ क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो जोन आता है जिसको हम बोलते हैं परिधीय क्षेत्र, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, पेरिफेरल या सब टर्मिनल, पेरिफेरल और सब टर्मिनल। पेरिफेरल और सब टर्मिनल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल या सब टर्मिनल का मतलब ये हुआ कि ये वाला भाग जो है इसके नीचे वाला क्षेत्र है, यानी कि परिधीय क्षेत्र है। इसको भी जो आपके साइंटिस्ट थे, यानी कि ब्लूवे एंड प्लैंटफोल, ब्लूवे एंड प्लैंटफोल ने इसको भी आगे तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एन्यू इनिशियल, इनिशियल जहां पे भी ये वर्ड आता है इनिशियल, तो इनिशियल का मतलब क्या हुआ कि ये प्रारंभिक क्षेत्र है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन्यू प्रारंभिक क्षेत्र। अब जो ये एन्यू प्रारंभिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये बहुत सक्रिय रीजन होता है, ये वाला रीजन जो होता है सबसे प्राइमरी रीजन होता है। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जहां भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो रीजन कैसा होता है, एक्टिव रीजन होता है। तो एन्यू प्रारंभिक क्षेत्र जो है ये प्राइमरी रीजन होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रीजन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मेरिस्टम डी अटेंटी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है वेटिंग मेरिस्टम, वेटिंग मेरिस्टम। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेटिंग मेरिस्टम का मतलब, वेटिंग मेरिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो मेरिस्टम वेट कर रही है, जो इंतजार कर रही है कि कब मेरा नंबर आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी पुष्पन होता है, फ्लावरिंग होती है, मान लो कोई भी प्ररोह था, प्ररोह से आगे एक पुष्प का निर्माण होने वाला है, उस टाइम पे जो सक्रिय कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, मेरिस्टम डी अटेंटी, या फिर इसको हम वेटिंग मेरिस्टम बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। ये कब सक्रिय होती है, ये होती है पुष्पन के समय सक्रिय होती है। क्लियर, कब सक्रिय होती है, ये पुष्पन के समय सक्रिय होती है। फिर आता है आपका मेरिस्टम डी मेडुलरी, मेरिस्टम डी इसको हम मेडुलर भी बोल रहे हैं। ये वाला रीजन जो होता है ये सब टर्मिनल रीजन होता है, अंदर की तरफ का क्षेत्र है, जो आगे जाके जो अंदर के क्षेत्र है, यानी कि जो पित्त का निर्माण जो करता है, ठीक है, ये आंतरिक क्षेत्र है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सब टर्मिनल। ठीक है, किसका डेवलपमेंट करता है, ये पित्त का डेवलपमेंट करता है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एन्यू प्रारंभिक मेरिस्टेमेटिक डी एंटिटी थ्योरी जो थी ये ब्रूड और प्लैंटफुल ने दी थी, ये फाइलोटैक्सी के ऊपर बेस्ड है। इसके अनुसार दो क्षेत्र होते हैं, केंद्रीय शीर्षस्थ क्षेत्र और दूसरा जो होता है वो होता है पेरिफेरल और सब टर्मिनल क्षेत्र।
ये फर्स्ट जोन होता है जो बहुत ही एक्टिव होता है और यही एपिकल जोन होता है। इसको 3 भागों में बांटा हुआ है, एंड्रोइनिशियल, मेरिस्टम डिएडेंडी और मेरिस्टम मेडुलरी। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं जो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। ये एक्टिव ही रहता है, ये वेटिंग में रहता है, जब भी पुष्पन होता है तब एक्टिवेट होता है। और तीसरा रीजन जो होता है, ये इनिशियल जो पिथ का डेवलपमेंट कर रहा है, मेडुलरी रेस का डेवलपमेंट कर रहा है, उस टाइम पे ये एक्टिवेट होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बच्चों 2 मिनट के लिए ये जो थ्योरीज जब भी आ रही हैं तो कभी भी ऐसा मत कर देना मिक्स एंड मैच कर देना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक टिप मैं आप लोगों को देती हूँ, थ्योरीज कौन कौन सी आप लोगों ने पढ़ी है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की और उनके नाम क्या क्या हैं, किसने किसको क्या कहा। एक प्लेन पेपर लेना और उस पर बस एक फ्लो चार्ट बना लेना कि इस थ्योरी को इसने दिया, इस थ्योरी को इसने दिया और इस थ्योरी को इसने दिया। तो एक जब फ्लो चार्ट बन जाएगा ना तो वो चीज़ें आपको याद करने में कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेंगी। क्लियर? तो उन चीज़ों को याद करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो अपने जो भी आपका रूम है वहाँ पे एक प्लेन पेपर लगाइए, एक चार्ट बनाइए, मुश्किल से आधे घंटे का काम है। उस चार्ट के अंदर ये सारी चीज़ों को आप लोग एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन मेरा मतलब कि फ्लो चार्ट बना के इसमें एक्सप्लेन कर दो, आते जाते देखते रहिए और डेफिनेटली वो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल इसी थ्योरी को आगे थोड़ा सा और एक्सपेंड में पढ़ते हैं, ठीक है? थैंक यू।